अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के नंबर्स एक बार फिर आज के दिन भी हमने एक पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल करते हुए देखे। 48,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव क्लोजर हुआ है आज के दिन भी। इट मींस कि एक बुल रन जो एक्सपेक्टेड था मार्केट के अंदर, वो अगेन अभी भी एक फुल फॉर्म में दिखाई देता है और वही ग्रीन सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं, इसमें भी यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि आने वाले दिनों में यही पॉजिटिविटी प्रिवेल होगी और साथ साथ आने वाले दिनों में कुछ कंसोलिडेशन प्रोसेस भी स्टार्ट होगा। लेकिन समहाउ हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट की जो एक इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं SIFC के थ्रू, तो यहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट इसको तमाम तरीके से बता रही है कि मुल्क में एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हो रहा है, एक ट्रस्ट पैदा हो रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से। और साथ साथ अगर वॉल्यूम्स की बात करें या वैल्यू की बात करें तो आज के दिन मार्केट में वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट हुए हैं। वैल्यू भी तकरीबन 19 बिलियन रुपीस की वैल्यू देखी गई है रेडी मार्केट की। इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक नंबर्स वापस आए हैं, मार्केट में बाउंस बैक कर रहे हैं जो काफ़ी अरसे से मिसिंग दिखाई दे रहे थे। सो न्यूज़ के हवाले से भी बात करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो कि चले गए, डिप्टी प्रीमियर जो है वो चले गए और उनका ज़बरदस्त 3 दिन का दौरा देखा गया। सेकंड फेज़ के हवाले से CPEC में जो बात की गई बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकंड फेज़। इसके अंदर तमाम इंडस्ट्रीज़, ख़ासकर जो शिफ्टिंग होगी, कुछ चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ यहाँ होंगी, कुछ यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स होंगे और वेंचर कैपिटल्स बनेंगे। तो ये आज के दिन हम डिस्कस करेंगे सेकंड फेज़ कितना इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बहुत हैं। SIFC के थ्रू काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई है जिसमें एग्रीकल्चर, IT सेक्टर, मैं इसलिए तो मैं आपको क्योंकि ये फॉर्मूला तो पूरे ग्लोबली अप्लाई होता है जो आपने एग्जैक्टली रिजेक्ट तो किया है। हमारे जो फार्मूला नहीं, हमारे गलत हो रहा है। जो दुनिया में फार्मूला होता है वो उसी से होता है, क्योंकि देखें अगर इन्फ्लेशन को आपने कंट्रोल करना है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ 3 चीजें जिनको मैं कहूँगा रीढ़ की हड्डी है। नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी, वो हमें सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है। नंबर 2 डॉलर के रेट, और नंबर 3 आपका मार्कअप का रेट। ठीक है, तो जब मार्कअप का रेट आपका 24% होगा तो आपका, और बिजली का रेट भी अभी उन्होंने बढ़ा दिया। तो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी में थे, जब हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहे थे कि हमको उम्मीद है कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, तो आप खुद सोच लें कि जब 24% मार्कअप होगा, 22% मार्कअप होगा, प्लस उसके ऊपर कॉइबर होगा, और बिजली का बिल अभी इन्होंने इस महीने से बढ़ा दिया, और डॉलर भी इन 2-3 दिन के अंदर 2 से 3 रुपये ऊपर आ गया, तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल होना ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आप बैंकों के रिजल्ट्स देखें, जो बैंकों के रिजल्ट्स अभी आए हैं वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्या शायद दुनिया की हिस्ट्री में, शायद इतना ज़्यादा मुनाफा बैंकों के पास नहीं होगा। तो बैंकों ने तो कमा लिया, लेकिन हमारे जो मुल्क की मैशत है ना, वो तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। तो इसलिए एनी हाउ एक अच्छी मैशत के ऊपर जाने के लिए, एक अच्छी एक्सपोर्ट के ऊपर जाने के लिए, और अपने मैन्युफैक्चरिंग सनत को बढ़ाने के लिए हमको, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमको अपना जो मार्कअप रेट है वो सिंगल डिजिट में, अगर थोड़ा सा इसको सिंगल डिजिट, तो इट्स क्वाइट अर्लियर, क्योंकि अभी तो हम 16 या 15% पे आ जाएं तो सफर स्टार्ट करेंगे ना, तो डेफिनेटली एक महीने में सिंगल डिजिट नहीं आएगा। 3% कम करें, फिर 2-3% कम करें, और उसके रिजल्ट भी देखते रहें कि अगर आप जितना मार्केट आप कम करते रहेंगे, क्योंकि देखिए आज की तारीख में जो सनतकार थे, जो बिजनेसमैन थे, बहुत सारे लोग वो कहते हैं नहीं यार, मेरे लिए बैंक से काम करने के अंदर और 24% मार्कअप देने के अंदर तो मेरे लिए वायबल नहीं बनता, तो बेहतर है कि मैं अपने कारोबार को कम कर दूं और बैंक को फारिग कर दूं। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि जब सनतकार बैंक लोन नहीं लेंगे और जब सनतें नहीं चलेंगी तो फिर दोबारा आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी। जब दोबारा आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी तो फिर आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है वहाँ को फिर ज़्यादा मतलब मुतासर हो जाएगा। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट बढ़ेगा तो आपका डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। जब आपका डॉलर का रेट बढ़ेगा तो आपके गैर मुल्की कर्जे बढ़ जाएंगे। जब आपके गैर मुल्की कर्जे बढ़ेंगे तो आपका सूद बढ़ जाएगा। फिर ये होगा कि जब आपकी सूद की इंस्टॉलमेंट आएगी, जब आपके IMF की इंस्टॉलमेंट आएगी, जब आपके किसी लोन की इन्फॉर्म आएगी, तो फिर आपके पास डॉलर की शॉर्टेज होगी और फिर आपका वो मसला खड़ा हो जाएगा। तो हमको इन तमाम उसके ऊपर, जैसे असली तौर पे तो हमको 2-3 काम इमीडिएटली करने चाहिए बीइंग अ बिजनेसमैन, और बहुत सारे सनतकार और बिजनेसमैन इसको कंडेम करते हैं, लेकिन उनकी है विश लिस्ट, लेकिन मैं उनको कंडेम नहीं करता। मैं कहता हूं कि हमको सबसे पहले तो जो हमारा मेन इंपोर्ट है ना, वो पेट्रोल का है। तो हमको अपने पेट्रोल की टीबिल्स को बचाने के लिए, हमको इंपोर्ट अपनी पेट्रोल की डिक्लाइन करने के लिए हमको सबसे पहले डे लाइट सेविंग में जाना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद हमको जो मार्केटें हैं वो डे लाइट के अंदर अंदर बंद कर देनी चाहिए। आप जितनी भी बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, चाइना चले जाएं, वहाँ पे जितने मॉल्स होते हैं वो 6 बजे 7 बजे सारे मॉल्स बंद हो जाते हैं। मैं अभी एक शादी हॉल के अंदर गया, एक हफ्ते पहले की बात है, बहुत छोटा सा शादी हॉल था और टोटल वहाँ पे 300-400 की कैपेसिटी थी। मर्द अलग बैठे हुए थे, जेंट्स अलग बैठे, वो खौतीन अलग बैठे हुए थे। तो जहाँ मर्द बैठे हुए थे तो उस शादी कार्ड के ऊपर इन्विटेशन का टाइम था 8:30 बजे का और वहाँ पे खाना सर्व हुआ 11:30 बजे। तो मैं वहाँ पे खाली बैठे हुआ था तो मैं बल्ब गिनने लगा तो 600 बल्ब मैंने सिर्फ जेंट्स के अंदर गिने थे उस शादी हॉल के अंदर। तो 600 बल्ब वो 8 बजे उन्होंने स्टार्ट किया होगा और जब 11:30 बजे खाना खुला है तो 12 बजे तक चला होगा। हॉल की बात हो रही है तो कई और ये छोटे से हॉल की बात हो रही है। जी। तो 600 बल्ब 4 घंटे तक जल रहे हैं और उस मुल्क के चल रहे हैं जिस मुल्क के पास पैसा नहीं है, जिस मुल्क की गवर्नमेंट मतलब। लेकिन यही बात है ना, अगर गवर्नमेंट इस चीज पर अगर कोई इनिशिएटिव लेती है तो यहाँ से सब लोग हड़ताल पे चले जाते हैं, सब लोग बोलते हैं हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। ये तो बड़ा एक अजीब सी बात है ना। पर अगर कोई भी बंदा देखे, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि अगर कोई चीज मुल्क के मफाद में है तो गवर्नमेंट को उसको एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों का ज़हन बनाना चाहिए, माइंड बनाना चाहिए। और उसके ऊपर उनको देखें, हम रात को 9 बजे से लेके और 10 बजे तक या 8 से लेके 10 बजे तक जो टीवी का प्राइम टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर हम सवाई लड़ाई झगड़े के कुछ देखते हैं। वो प्राइवेट चैनल होते हैं ना, मैं एक बात कर रहा हूँ। तो वही 2 घंटा अगर आप प्राइम टाइम लगा के और इंटरएक्टिव सेशन करें और उसमें लोगों को बिठाएं और जो डिबेट करें कि हाँ भी ठीक है, अगर हम 8 बजे कारोबार बंद कर रहे हैं तो ये फायदा है, अगर 11 बजे कारोबार को बंद करेंगे तो ये नुकसान है। अगर सनतों को मार्केटों को, मॉल्स को अगर हम डे टाइम के ऊपर, पूरी दुनिया में वो चलते हैं ना, डे लाइट सेविंग चलती है, पूरी दुनिया में चलती है। कभी वो 2 घंटा आगे कर देते हैं, कभी 2 घंटा पीछे कर देते हैं, तो हम भी उसके अंदर चल सकते हैं। चलें जी, पॉइंट टेकन। चनाय साहब, एक तरफ चलें, गवर्नमेंट अगर ये पोल अपने आवाम से ले भी ले, फिर भी इसके अंदर कोई ना कोई एक हम कह सकते हैं क्रिटिक्स ज़रूर होगा। बहुत सारे अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हैं पास्ट में गवर्नमेंट ने, और आपको भी पता है, हमें भी पता है कितना क्रिटिक्स भी सहा है। आप समझते हैं, और इनफैक्ट अभी तक जब लास्ट IMF आया था और प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब सब साथ बैठकर एक एड्रेस कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने यही बताया था कि यहाँ पर कितना क्रिटिक्स हुआ और उसके बाद फाइनली ये हुआ। तो हमारे पास सफ़र बहुत तवील है और इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप समझते हैं कि ये, जैसे राशिद साहब ने कहा कि लॉजिकली हमें इंटरेस्ट रेट कम कर देना चाहिए, हमें डे लाइट सेविंग करनी चाहिए, दिस इज़ ट्रू, ये हमारे फैक्ट्स भी हैं और ये हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है चाहती है एक्चुअली। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इन मामलात में? देखिए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मैं तो राशिद साहब ने जो बात कही उसको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करते हैं और हम समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमारा इन्फ्लेशन कम होता है, तो शायद इसका रिवर्स इफेक्ट आता है। और रिवर्स इफेक्ट इसलिए आता है कि पाकिस्तान में टोटल ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 5% वो लोग हैं जो बैंक लोन्स पे काम करते हैं और जो अपनी स्पेंडिंग जो हैं वो कर्टेल कर सकते हैं। 95% लोग ना बैंक लोन पे काम करते हैं और इसी तरह 50% से ज़ायद मैं समझता हूँ, या 60% से ज़ायद जो है वो हमारी ब्लैक इकनॉमी आज भी फ्लरिश कर रही है। ये बात शायद हम IMF को सरकारी तौर पे नहीं समझा सकते, इसलिए उस पॉलिसी पे हम चलते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए तो इन्फ्लेशन मैनेज हो जाएगा, जो कि हकीकत नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो मेजर्स राशिद साहब ने कहे उन मेजर्स को लेकर डे लाइट सेविंग की हम बात कर लें, हम बाकी चीज़ों की बात कर लें तो शायद हम बहुत बड़ी बचत कर लेंगे। अफसोस की बात यह है कि जब गवर्नमेंट इन मेजर्स पे जाती है, जो पास में देखा गया है, तो मार्केट एसोसिएशन जो हैं वो बाहर आ जाती हैं कि हमारे तो पीक बिजनेस आवर्स हैं और हम जो हैं वो कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे। वहाँ से शादी हॉल ओनर्स जो हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं कि जी हमारे धंधे जो हैं वो ख़राब होते हैं, हमारे कारोबार को जो है वो तबाह नहीं करें। ये बहुत सारी सोशल इवेल्स हैं। इस पे देखिए, गवर्नमेंट का अपना काम तो ज़रूर कर सकती है कि अमेंडमेंट्स कर दे, रूल्स बना दे, रेगुलेशंस बना दे, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एक सोशल बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सोशली जो है वो लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा। आपकी जो ताजर तंजीमें हैं, आपकी जो दूसरी तंजीमें हैं, आपकी जो समाजी तंजीमें हैं, उनको मैदान में आना पड़ेगा और उनको आकर ये बताना पड़ेगा कि माइंड प्रिपेयर करने की जरूरत है, तो आपको पहले सबका माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद के ये डिसीजंस हैं। बिल्कुल, देखें, डिसीजन अपनी जगह पर हैं। डिसीजन अगर हो भी जाते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं और ये ताजर तंजीमें, समाजी तंजीमें बाहर आती हैं और आकर जो है वो लोगों को कन्विंस करती हैं और
और एक रूटीन जो है वो लोगों का बदलने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ नामुमकिन नहीं है और ये चीज़ मुमकिन हो सकती है। देखिए हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन इंपोर्ट्स का जो है वो फ्यूल में चला जाता है और पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर हमने इंपोर्ट्स करनी है तो हमने ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें इंपोर्ट करनी है, जिसमें इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स भी हैं, जिसमें और लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें भी हैं, और जो ज़रूरी अशिया हैं हम उनको छोड़कर पेट्रोल में नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्यूल को अवॉइड किया जा सकता है। देयर इज़ अ वे आउट, तो उस वे आउट को जो है वो हम अपना लें। और मैं समझता हूँ कि जिस डगर पे हमारा मुल्क चल पड़ा है कि जहाँ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस था, जो 30% तक था, उस इम्बैलेंस को जो है वो मैनेज किया गया। वो इम्बैलेंस जो है वो बहुत हद तक 8-9% पे आ गया है, 12-13% पे हो जाता है। उस इम्बैलेंस को जो है वो लेकिन एक तरफ जो राशिद साहब ने निशानदेही की कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बड़ा डिप्रेशन का शिकार है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं चलेगा तो हमारे मुल्क की जो एक सेल्फ सफिशिएंसी थी या फिर जो हमारे मुल्क की ही डिमांड थी उसको कैसे फुलफिल करेंगे हम? देखिए, जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 3-4 किस्म के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं। कोई लोअर उसमें है, कोई स्मॉल है, कोई मीडियम है, कोई लार्ज है। देखा ये गया है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या मीडियम प्लस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसको एक इनहेरेंट एडवांटेज मिला है पिछले 4-5 साल में, वो इनहेरेंट एडवांटेज जो है वो ड्यूटीज़ की रिलैक्सेशन में भी मिला है, वो इनहेरेंट एडवांटेज जो है वो डॉलर डिवैल्यूएशन में भी मिला है, और वो इनहेरेंट एडवांटेज जो है वो आसान और सस्ते लोन्स की मद में भी मिला है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो उनको मैं समझता हूँ कि पिछले सालों में अच्छा रेवेन्यू जनरेशन उन्होंने कर लिया है। और मेरी तो एक ख्वाहिश भी होगी और सदा भी होगी कि अगर मुल्क इस मुश्किल हालात में है तो हम थोड़ा सा जो है वो सेक्रीफाइस कर लें मुल्क की खातिर, थोड़ा सा जो लल पीरियड है उसको बर्दाश्त कर लें। और मैं समझता हूँ कि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली प्राइस एडजस्टमेंट कर जाएंगी, और जब वो प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगा तो आप फिर उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ लोगों को सिर्फ सब्र करना है, मुल्क की खातिर थोड़ी सी कुर्बानी देनी है। लार्ज स्केल सेक्टर्स को आप देख लें, मैं स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पर हूँ, मैं उनकी जब रेवेन्यू जनरेशन देखता हूँ पिछले चंद सालों में तो वो बेइंतहा है, अनप्रेसिडेंटेड है। जो 2 अरब कमाता था वो 20 अरब कमा रहा है, जो 20 अरब कमाता था वो 200 अरब कमा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता उनको कमाने का हक़ नहीं है, उनको ग्रो करने का हक़ नहीं है, बिल्कुल करें। लेकिन आज जब मुश्किल हालात में कौम है और कौम उनसे जो है वो एक डिमांड करती है कि जी इस मुश्किल वक्त में साथ दें, तो फिर हमें उस मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए, ना कि अपना सरमाया बाहर मुंतकल करने की ख्वाहिश का इज़हार करना या मुंतकल करना। ये बहुत अफसोस की बात है कि जो रेवेन्यू जनरेट आपने इस मुल्क के अंदर किया है वो इस मुल्क में रेवेन्यू जनरेशन को खर्च करने के बजाय, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड करने के बजाय वो ये सोचते हैं और ये सोच ले आते हैं कि हम अपना थोड़ा सा सरमाया या 20%, 30-40% बाहर मुंतकल करते हैं ताकि बुरे वक्तों में काम आए। देखिए, बुरे वक्तों में तो इस मुल्क ने आपका साथ दिया और आप 0 से 100 पर आ गए। जब आप 0 से 100 पर आ गए हैं तो उस मुल्क को जो है उसकी कदर करनी चाहिए, और उसमें से जो है वो मैं समझता हूँ उस अमानत में जो है वो ख़यानत नहीं करनी चाहिए। ये पैसे इस मुल्क के हैं, इस मुल्क में खर्च करें, इस मुल्क को जो है वो तरक्की के लिए इसमें इंडस्ट्री को फैलाएं, प्रॉस्पर करवाएं, और अगर कहीं तकलीफ भी आती है तो उसको बर्दाश्त करने की बात करें। वेल डिटेल आपने अहमद साहब बहुत ज़बरदस्त बताया है, और वाकई हमें अपने मुल्क के लिए जो भी करें एटलीस्ट अपने मुल्क को डिलीवर तो करें। आपने इस मुल्क से बहुत कमाया, अपने मुल्क के लिए आपने किया क्या है, अपने आप से ये सवाल कीजिए। मैं इसमें एक बात और भी ऐड करूंगा कि बड़ी खबरें आती हैं कि जी 10 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए, हुनरमंद अफराद चले गए। देखिए, हर साल जो है वो बाहर से डिमांड आती है ह्यूमन रिसोर्स की, मैन पावर की, लोग जाते हैं। इस साल भी आई है, लोग गए हैं। इस साल ज़्यादा डिमांड आई है कोविड के बाद, अब वहाँ इंडस्ट्रीज़ एक्सपेंड कर रही हैं। तो जब इंडस्ट्रीज एक्सपैंड कर रही हैं तो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लोग हैं, उन सब की एक बड़ी डिमांड क्रिएट हो गई है। तो उनके पाकिस्तान से बाहर जाने से, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लेने से या अच्छी पे लेने से मैं नहीं समझता कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ रहा है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ अगर उनको बेटर प्रॉस्पेक्ट्स मिले हैं तो वो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा कर पाकिस्तान में भेजेंगे और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो बेहतर होंगे। और फिर दूसरी बड़ी बात कि अगर उनके जाने से यहाँ जिन लोगों को हम कहते हैं नौकरियाँ नहीं मिल रही, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, वो स्पेस भी तो क्रिएट होगी। हमारा 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है और इस 25 करोड़ की आबादी में स्पेस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है।
इंडिया का बहुत बड़ा रिलायंस जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेस पर है, बांग्लादेश का है, और वहाँ से लाखों क्या करोड़ों लोग जाते होंगे साल के, इतनी बड़ी आबादी है। तो हमारे पास से अगर 10-12 लाख या 8-10 लाख चले भी गए तो मैं समझता हूँ कि ये तो खुशी की बात वो है एक कि ह्यूमन पाकिस्तान नेचर में जेलसी वाला फैक्टर कह लें या कुछ। पाकिस्तान में जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, और हमारे लोग अगर खुशहाल हों तो मैं समझता हूँ हमसे ज़्यादा बेहतर खुश होने वाला कोई मुल्क नहीं होगा कि हमारे अपने लोग खुशहाल हैं। बिल्कुल, हमारे मुल्क के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं राशिद साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, ये काफ़ी हमने डिटेल डिस्कशन की कि इकोनॉमिक आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है। मैं चाहती हूँ आप बात करें मिनरल के हवाले से। आपने कल के दिन भी देखा एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और जिसमें काफ़ी बड़े बिजनेस टाइकॉन्स, बड़े बिजनेसमैन्स ने पार्टिसिपेट किया, साथ साथ जो फॉरेनर्स थे उनकी भी पार्टिसिपेशन देखी गई। क्या समझते हैं आप, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान में खासकर बलूचिस्तान प्रोविंस की अब इतनी ज़्यादा एक आइडियोलॉजी देखी जा रही है? बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा मूव है, बट इट्स डिपेंड कि उनके साथ जो लोग आपके बैठेंगे उनका अपना क्या म्यार है, जो बार्गेनर्स उनके साथ बैठेंगे, जो उनको मतलब जिनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, उनकी अपनी क्या कमांड है। अगर उनका होमवर्क नहीं होगा, अगर वो टैलेंट नहीं होंगे और अगर उनके पास उसकी पूरी डायनेमिक्स नहीं होंगी, तो हमारा देखिए मैं आपको बताऊं कि सी पैक में भी चाइना ने हमसे इतना बड़ा एडवांटेज लिया है, जबकि हमने सी पैक का इतना सा एडवांटेज लिया है, क्योंकि सी पैक के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से जो बार्गेनर्स बैठे हुए थे वो शायद इतने मेयारी नहीं थे, शायद उनका इतना मतलब उनको अफादियत का अंदाज़ा नहीं था। तो सी पैक को हम जितना अच्छा कैश कर सकते थे हमने उसका 5 से 10% कैश किया। लेट द पास्ट इन द पास्ट, लेकिन अब आने वाले दिनों के लिए देखिए आप अब क्या आने समझते मैं वही हैं? आपसे कह रहा हम हूं, अगर जो चीजें दे रहे हैं तो हमें रॉ नहीं देना चाहिए, आप समझ रहे हैं? नहीं मैं तो रॉ मटेरियल। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपकी डेली बेसिस के ऊपर आपकी जो एयर स्पेस है ना, वो मिडिल ईस्ट की तमाम एयरलाइंस उसको इस्तेमाल करती है। तो उसकी भी जो हमारी डील हुई है, तो अगर हमको ₹1 का एग्रीमेंट होना चाहिए था तो वो एग्रीमेंट हमने उनसे 10 पैसे में करा है। उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पे जो एग्रीमेंट करने के लिए लोग बैठे थे वो पॉलिटिकल लोग थे और वो बिल्कुल नए लोग थे, उनको उस एयर स्पेस की अफादियत का अंदाजा ही नहीं था। और उन्होंने वहाँ पे बैठने के बाद, अब मैं बाकी तो नहीं कहूँगा कि किस बिना पे किस वजह से उन्होंने इतना सस्ता एग्रीमेंट कर लिया। तो अगर आपका ये जो अभी हो रहा है उसके अंदर क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, सी पैक का जो सेकंड फेज आ रहा है जिसमें इंडस्ट्रीज लगेंगी, अब उसके अंदर एक वो है कि उस सी पैक से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज लग रही होंगी तो वो उनमें मोस्टली इंडस्ट्रीज चाइना की लग रही होंगी। और अगर वो मोस्टली इंडस्ट्रीज चाइना की लग रही होंगी और अगर हमारी गवर्नमेंट ने उन इंडस्ट्रीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मराद दे दी, तो जो इंडस्ट्रीज हमारी ऑलरेडी लगी हुई हैं जी, तो उनके लिए वो मुश्किलात पैदा हो नहीं, यू आर वेरी राइट। लेकिन वो माइन की या वो मिनरल्स की, सपोज अगर हम कॉपर की या मिनरल्स के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं होती, ऑलरेडी वो रॉ हमारा जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर उसको हम वैल्यू एडेड करते हैं यहाँ पर और यहाँ की एम्प्लॉयमेंट मैं जनरेट आपको एक करते बात हैं। बताऊं कि जब रिकोडेक का मामला पहले भी रुका था जी, तो वो इस बेस नहीं पे अब रुका तो था। सारा हो गया है ना, अब हो गया लीगली ना, और लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ethically पहले भी जब एग्रीमेंट हुआ था तो वो एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, शायद मान लीजिए आपकी नॉलेज में जरूर होना चाहिए लेकिन इसको बहुत ज़्यादा उजागर किया नहीं गया, कि वो एक ऐसी शराइत पे हुआ था कि जो कंपनी होगी वो डेली बेसिस के ऊपर जितना भी वो निकालेगी, कॉपर निकालेगी, वो गोल्ड निकालेगी, उसका कोई ऑडिट नहीं था। अच्छा, ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा अगर ऑडिट नहीं होगा तो फिर तो अगर आप कैसे कोई भी मिनरल लेके जाता रहेगा तो वो वहाँ से आपको पीनट देता रहेगा और खुद जो है वो अपना तरबूज कमाता रहेगा। तो मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ और आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ ताकि जो लोग एग्रीमेंट करेंगे उनको इस बात को मद्देनजर रखना होगा कि उनके साथ हम एग्रीमेंट कैसा कर रहे हैं। हम उनके साथ ऑब्वियसली अब तमाम चीजें जब देखी जा रही हैं तो सबसे पहले मुल्क का मफाद देखा जाए। मुल्क का मफाद देखना चाहिए और देखना ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि हमारे अगर एग्रीमेंट वो गलत हो गए तो जैसे हमारे बहुत सारी जिन लोगों ने वो लगाए थे अपना बिजली के वो लगाए थे, अपना क्या कहते हैं पावर सेक्टर वो लगाए थे, तो उनसे उस वक्त जो गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट करा था, जितने महंगे महंगे गवर्नमेंट एग्रीमेंट करे थे, आज उसी की वजह से आज आपकी बिजली सस्ती नहीं हो पाती। ठीक है ना, तो उसके एग्रीमेंट कई दफ़ा हुए कि हमको एग्रीमेंट्स को दोबारा रिवाइज करना चाहिए। तो मैं फिर आपको एक तवज्जुह से कहूँगा कि जो भी अभी एग्रीमेंट हो रहे हैं जो वो बने, देखिए इसके अंदर असली तौर पे जो SCFSI बन रही थी तो उसके अंदर पाकिस्तान के बिजनेसमैनों को भी बैठना चाहिए था, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को भी बैठाना चाहिए था, उनसे भी मशवरे करने चाहिए थे SIFC के हवाले से। SIFC के ऊपर। ठीक है ना, तो अभी देखिए अभी बहुत सारी जगहों पे मतलब ऐसा वो है क्योंकि अभी आपका जितने भी आपके मामला चल रहे हैं, आप मुझे कोई एक ऐसा बंदा बता दें कि उस कमेटी के अंदर कोई एक इकोनॉमिस्ट बैठा हो।
SIFC के हवाले से और मैं जब तक अहमद कोई चिनाय economist साहब नहीं बैठेगा। आपसे पूछना चाहूंगी कि इकोनॉमिस्ट नहीं बैठा हुआ, राशिद साहब ने अपना एक रिजर्वेशंस जाहिर की हैं, आप क्या समझते हैं? ये तो एक इस टाइप का हमें SIFC काउंसिल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर देयर इज़ नो डिले, यहाँ पे तमाम अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। अगर कोई आपके पास अप्रूवल्स के लिए, आप जो एक कहते हैं ना अप्रूवल्स के लिए सालों लग जाते थे, तो अब वो फटाफट आपके लिए देयर इज़ नो रूम, फटाफट अप्रूवल्स होंगी। और इट मीन्स कि यहाँ पे फैसिलिटेट करना है इन्वेस्टमेंट को, जो भी इन्वेस्टमेंट आती है। इसके बारे में प्लीज़ बताइए, और ये जो एक परसेप्शन है इसको भी देखिए, क्लियर करें। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये कि SIFC की जो नॉमिनेशन है वो बाय डेजिग्नेशन है, बाय पोस्ट नहीं है, सॉरी बाय डेजिग्नेशन है, बाय नेम नहीं है। और इसका सबसे बेहतरीन मकसद ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो उसको हेड करेगा, जो भी आर्मी चीफ होगा वो उसमें शामिल होगा, जो भी सेक्रेटरी होगा कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के वो उसमें शामिल होगा, जो भी कंसर्न मिनिस्टर होगा उस मिनिस्ट्री का वो शामिल होगा। इसके बाद वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCP, FBR, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ये सारे जो है ना वो आ जाएंगे। तो ये जो सारे लोग हैं, चाहे वो SCCP में बैठे हों, चाहे स्टेट बैंक में बैठे हों, चाहे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में बैठे हों, चाहे FBR में बैठे हों, वो बड़े मुस्तनद लोग हैं। ग्रेड 22 और इक्विवेलेंट के लोग जो हैं वो आएंगे, उसमें इकोनॉमिस्ट भी हैं, उसमें और भी दूसरे ट्रेंड लोग शामिल हैं। वो तो कह रहे हैं देखिए, इकोनॉमिस्ट नहीं है। मकसद मैं आपको बताऊं, देखिए वो सरकार की तरफ से है। मकसद इसका ये है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जी जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बाहर से आता है या उसको हमने इनिशिएट करना है, उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को टाइम ना लगे। पहले ज़माने में क्या होता था कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बड़े बड़े लोग आते थे पाकिस्तान और कहते थे हम ये इंडस्ट्री लगाएंगे, हम वो इंडस्ट्री लगाएंगे। जब वो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ में जाते थे तो वहाँ के ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, स्टेट बैंक के हर्डल्स, या वो चक्कर काटते रहते थे, वो इधर से चक्कर उधर। काटते रहते थे, लोग उनसे नाजायज़ फेवर का भी मुतालबा करते थे और ये सारी चीज़ें होती थी। अब जबकि ये एक वन विंडो ऑपरेशन आ गया है और सारे मिनिस्टर्स, सारे कंसर्न लोग वहाँ जमा होंगे, तो जब उसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करेगा तो उसको पूछेगा कि इस फला इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल का क्या बना, और उसका जो है वो अप्रूवल वन विंडो ऑपरेशन के तहत लिया जाएगा। तो जो काम एक साल में होता था वो शायद एक महीने में हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो 75 साल के अंदर कोई अगर बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्रेंट चीज़ मुझे नज़र आती है एज एन ऑब्जर्वर, एज एन इकोनॉमिस्ट, तो मैं ये समझता हूँ कि SIFC जो है वो मदर ऑफ ऑल आई थिंक इनिशिएटिव्स है जो लिए गए हैं। और ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है कि मैं पाकिस्तान को अब बहुत तेज़ी से आगे जाता हुआ देख रहा हूँ। और हेड्स ऑफ टू दी प्राइम मिनिस्टर, टू द आर्मी चीफ एंड टू द कंसर्न मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग इसाक डार साहब कि उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया, उसका आगाज़ किया। साथ साथ एक और दूसरा इनिशिएटिव लिया है जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, वो है पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव। पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के तहत उन्होंने पंजाब में लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो रेंटल लीज़ पे दी है। और रेंटल लीज़ पे देने का मतलब ये है कि आपने उसका मालिक नहीं बनाया उसको, और उनको पाबंद किया है कि जी इस ज़मीन के ऊपर आप फला चीज़ काश करेंगे और पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में जो है वो एक अपना ड्यू रोल अदा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो है वो पाकिस्तान को एग्रीकल्चर में खुद कफील बनाने के लिए, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो है वो सेफगार्ड करने के लिए एक बहुत बड़ा काम है। जो हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं वो फूड सिक्योरिटी में भी एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। तीसरा, आपने देखा होगा, एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो जनाब साहब आपको नहीं लगता कि ये तो सिर्फ 6 मंथ्स की ही क्रॉप्स होती हैं ज़्यादातर, तो 6 मंथ्स के अंदर ही हमें रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे? ऑब्वियसली देखिए 6 महीने में आना शुरू हो जाएंगे, 3 महीने की भी क्रॉप्स होती हैं, साल में 2 भी होती हैं, 3 भी क्रॉप्स होती हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। इसकी मैं आपको वाज़ेह मिसाल दूं कि इन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए और उस पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले कॉटन में जो है वो हाइब्रिड सीड्स और दूसरे सीड्स की इन्होंने काश की। जो कॉटन 4 मिलियन बेल्स पंजाब में होती थी उसकी अब प्रोडक्टिविटी जो है वो 8.5-9 मिलियन बेल्स की तरफ जा रही है। और पूरे पाकिस्तान में जब हम 4-4.5 मिलियन टोटल कॉटन प्रोडक्शन की लास्ट ईयर बात कर रहे थे, आज हम 12.5 मिलियन की बात कर रहे हैं। तो 12.5 मिलियन का मतलब 16 से ज़्यादा तो हुई नहीं है हमारे पास आज तक। 3 टाइम्स हमने कॉटन प्रोडक्शन एम की है। और उसके नेक्स्ट ईयर जो अगला साल है वो हम एम कर रहे हैं 16 के ऊपर। तो हमारी जो पोजीशन थी 1990s वाली वो अब दोबारा बहाल हो जाएगी, या 2000 के इनिशियल पीरियड में हमारी ये पोजीशन थी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो 3-4 बिलियन डॉलर की कॉटन इंपोर्ट कर रहा था उसमें भी एक बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। इस साल ही आपको ये वाज़ेह फ़र्क जो है वो नज़र आ जाएगा कि कॉटन की इंपोर्ट कम हो जाएगी और लोग फिर भी अगर इंपोर्ट करते हैं
तो देयर वुड ऑलवेज बी एन अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान कॉटन एक्सपोर्ट भी कर दे और कॉटन का एक रिजर्व भी डेवलप कर ले। राइट, जनाब साहब ने काफ़ी डिटेल बताई है। ये तो उन्होंने अपनी लैंड्स और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद थी उसको यूटिलाइज करने का बताया है। हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है या बहुत एक्सेस में है, वो है ह्यूमन कैपिटल। हमारे पास 60% यंगस्टर्स मौजूद हैं, इनको कैसे यूटिलाइज किया जाए राशिद सिद्दीकी साहब? इंपोर्ट को डिक्लाइन करके और एक्सपोर्ट को बढ़ा के और इंपोर्ट को कम करके और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है आपको उसको बढ़ा के, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहता हूँ कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी और जो आपको 60% आपके जो वाइट कॉलर यूथ है उनको आपको करना पड़ेगा। आपको मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज लेके आनी पड़ेंगी। देखिए पाकिस्तान की आवाम कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़। 25 करोड़ में से आपके ख्याल में कितने लोग होंगे जो मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे? तकरीबन 20 करोड़ तो होंगे। 20 करोड़। मैं कह रहा हूँ आधा कर दें, 12 करोड़। चले, हाँ। एक मोबाइल 1,000 रुपए का अगर आप काउंट कर लें, हालांकि अहमद चुनाई का जो एक मोबाइल है वो 4 लाख रुपए का है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बाकी सबका नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ 1,000 रुपए का कर लें तो आप 12 करोड़ के से 12 करोड़ को 1,000 से मल्टीप्लाई करें, आपके कैलकुलेटर में जगह नहीं बचेगी, ठीक है। हम जब एटम बम बना सकते हैं और जब हम जेएफ थंडर बना सकते हैं तो क्या हम एक मोबाइल नहीं बना सकते? ठीक है। तो अगर हमारे पास इतने सारे इंजीनियर्स मौजूद हैं, हर साल इतनी डिग्रीज देते हैं, हर साल ग्रेजुएट होते हैं। अगर हमने अपने 60% यूथ को इस्तेमाल करना है तो देखिए मैं इससे पहले भी मैं आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा कह चुका हूँ कि हम अपने प्लास्टिक और लोहे को 200 रुपये के किलो, 400 रुपये किलो और 1,000 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। जबकि ये जो घड़ी है, ये अगर स्विस घड़ी है तो ये अपने प्लास्टिक को और अपने लोहे को 4 लाख रुपए किलो से भी ज़्यादा में बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमको भी वैल्यू एडिशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे लिवाइस के पर्स, हमारे एलवी के पर्स बनते हैं, हमारे लिवाइस की जीन्स बनती है, लेकिन उसकी वैल्यू एडिशन हम कैश नहीं कर होते, वो दुनिया पूरी उसको कैश कर रही होती है। तो हमको भी अपने 60%, ये भी हमारे टेक्सटाइल अपैरल की एक खुसूसियत है कि लोग बनवाते हैं और फिर अपना नाम पंच करके बेच देते हैं। हमें अपना ब्रांड बनाना होगा। यू आर सेइंग दैट 60% यूथ को, जो आपका सवाल है ना वो $1 मिलियन का सवाल है। उस 60 मिलियन जो हमारे मतलब 60% जो हमारी यूथ है, हमारे पास इस वक्त आप बाहर किसी भी उसके अंदर आप कॉल करें तो जो कॉल सेंटर होगा ना वो आपको डायरेक्ट, अगर आप अमेरिका कॉल कर लें, आप इंग्लैंड कॉल कर लें, आप जर्मनी कॉल कर लें, आप स्विट्जरलैंड कॉल कर लें, तो जब आप किसी भी वहाँ के इदारे को कॉल मिलेंगे तो कॉल आपकी डायरेक्ट इंडिया जाएगी। उनके कॉल सेंटर सारे इंडिया में लगे हुए, ठीक है। तो हम भी, क्योंकि आईटी का दौर है, कॉल सेंटर का दौर है, तो हम भी अगर अपनी आईटी के शोबे को फरोग दें, लेकिन इसके लिए जो है ना हमें एक थिंक टैंक बनाना पड़ेगा। और थिंक टैंक बनाने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि उसको हमको पॉलिटिकली नहीं बनाना पड़ेगा, उसको हमको नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। देखिए अभी भी जो एक वो बनी है ना SFI बनी है, उसके अंदर अहमद भाई का कहना बिल्कुल सही है कि भाई वो किसी बंदे का नहीं, लेकिन वहाँ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसका जिम्मेदार होगा, उस वक्त का जो वजीर खजाना होगा उसका जिम्मेदार होगा, उस वक्त का जो सीट पे होगा वो। लेकिन मान लें कि अगर फर्ज करें कि आज का प्राइम मिनिस्टर किसी चीज को अलग एंगल से देख रहा है और नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर आएगा वो अलग एंगल से देखेगा, तो बात वही हो जाएगी। तो आएगा तो मुल्क के अंदर ही ना। नहीं, उसके लिए आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए और उसके अंदर देखें जब वन विंडो ऑपरेशन है ना तो एक चेकलिस्ट बननी चाहिए। क्या भी ठीक है, अगर कोई फॉरेन बंदा आ रहा है तो ये चेकलिस्ट है, इन चीजों को फुलफिल कर दें तो जो आए वहां पैसा लेके आ जाए। ऑब्वियसली इस पे भी काम हुआ होगा यकीनन, क्यों नहीं, इसका बैरोमीटर तो रखा गया होगा ना। TORs वगैरह बने हैं, बन रहे हैं, फाइन ट्यूनिंग हो रही है और पहले साल में अगर $28 बिलियन है तो अगले 3 साल में ये प्रोजेक्शन ये है कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा। जब आप बात कर रहे हैं यूथ की तो मुझे इस पर ख्याल आता है कि राशिद साहब की अपनी प्रपोज़ल बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है और मेरा ख्याल है उस एंगल पे भी काम होना चाहिए। मगर एक और एंगल जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है हमारा IT, और IT में यूथ की जितनी कंजम्पशन है या यूथ में जितनी डिमांड है वो किसी और फील्ड में नहीं है। बिल्कुल। तो जब तक हम अपने पास IT ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएंगे, IT में जो है वो मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे पूरी दुनिया को, कॉल सेंटर की उन्होंने बात की, वो तो अभी समझ लें कि लास्ट डिग्री ऑफ IT एडवांसमेंट है। बाकी एडवांसमेंट में Web3 है और अपना मेटावर्स वगैरह है, टोकनाइजेशन है।
تو یہ سارے اگر ایجوکیشن ہماری یوتھ کو ملے اور ہمارے انویسٹرز جو ہیں وہ اس پر آئیں کہ یہاں سینٹرز بنائیں، ان کو ٹرین کریں اور ان کو باہر کی سروسز کے لیے چاہے وہ آن لائن ہو چاہے فزیکلی وہاں جا کے دیں، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ریولیوشن جو ہے وہ پاکستان میں لے کر آ جائیں گے. اور یہ ریولیوشن اگلے 5-10 سال میں پاکستان میں آ سکتا ہے اگر اسی سنسیریٹی کے ساتھ جو آنے والی گورنمنٹس ہیں وہ کام کرتی جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سالڈ فاؤنڈیشن لیٹ ڈاؤن کر دی ہے، اور اس سالڈ فاؤنڈیشن کو چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پولیٹیکل لیڈر آ جائے، وہ SIFC کو ہیڈ کر رہا ہو یا دوسری منسٹریز میں بیٹھا ہو، میں سمجھتا ہوں ہر آدمی اس کو فالو کرنے کی بات کرے گا، اور خدا نہ خواستہ وہ کسی کی یہ جو failure چیک کی اینڈ بات بیلنس نہیں والی کرے جو گا. انہوں نے بولا ہے کہ لسٹ Obviously ہونی وہ چیک چاہیے اینڈ بیلنس میں TOR جب بنے ہوں گے اور TORs میں جو ہے وہ اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تو جہاں میثاق جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں، وہ یہاں کا میثاق SIFC ہوگا کہ اس میثاق SIFC کے اندر جو ہے وہ جو چیز ایک طے ہو گئی ہے، ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں، اس کی فائن ٹیوننگ ہوتی رہے گی، لیکن بیسک مقصد ایک ہی ہوگا کہ جی جو انویسٹمنٹ پاکستان آ رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور ہمارا پاکستان فائدہ کو ہے، آٹومیٹکلی فائدہ ہو، یہ فائدہ کسی اور کا نہ ہو، صرف پاکستان کے لیے ہو. جو کچھ ہو، ہماری معیشت بڑے ہمارے بولتے ہیں نا ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ کے پاس معیشت اچھی ہو. پرویز مشرف کا نعرہ تھا سب سے پہلے پاکستان. جی، تو سب سے پہلے پاکستان. اب obviously سب کا ہی نعرہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان. اچھا، میں راشد صاحب آپ سے سی پیک کے حوالے سے اگین پوچھنا چاہوں گی. چائنیز پریمیئر ڈپٹی پریمیئر آئے یہاں پر، ایک اچھا 3 روزہ دورہ کیا گیا، سیلیبریشن ہوئی سی پیک کے حوالے سے. 10 سال مکمل ہوئے، فرسٹ فیز مکمل ہوا. دس از دی سیکنڈ فیز. سیکنڈ فیز از ویری امپورٹنٹ کہ اب فائنلی ہمیں اب پرکس ملنا شروع ہوں گے، جو کہ جن کا ہم نے خواب دیکھا یا کافی عرصے سے دیکھا جا رہا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ڈرائنگ کی گئی ہے، جو ہمارے ساتھ باؤنڈریز کھینچی گئی ہیں فار دی فیسیلیٹیشن، وہ اب بہتر ہوں گی؟ دیکھیں، آپ مجھے سر یہ بتا دیں کہ کیا سی پیک کے فرسٹ جو پہلا اس کا ہوتا اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا؟ obviously ہوا. کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ جب پہلا فیز آپ کا سی پیک کا آیا تھا تو اس وقت پاکستان کے قرضے کہاں تھے، اس وقت پاکستان کی اکنامی کہاں تھی، اس وقت پاکستان کی ڈالر کے ریٹ کے یہاں پہ تھے، اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ کہاں پہ تھی. صرف پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے ہمیں ڈالر کے ریٹ دیکھنا دیکھیں، چاہیے، پوری دنیا کے ہمیں ریسیشن کو ہم دیکھنا چاہیے. پاکستانی ہیں، ہم تو سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھیں گے ٹھیک کہ ہے، ہم کو کیا فائدہ دس ہوا، از گڈ کہ اپنا مفاد دیکھیں. ہم کو کیا فائدہ ہوا. تو اگر آپ غور کریں تو ہم کو سی پیک ایک بہت بڑا ہمیشہ تھا، ایک بڑا مطلب وہ کہتے، لیکن پاکستان کو اس کا فائدہ میں بتا رہا ہوں کہ شاید اتنا سا ہوگا، لیکن چائنا کو اس کا فائدہ اتنا بڑا ہوا. لیکن ایک عام آدمی کو، ایک عام بزنس مین کو، اگر کم سے کم مجھے تو آج تک نہیں پتا کہ پہلے فیز میں سی پیک میں سوائے روڈیں بننے کے یا مطلب ایک جو کام تھا وہ بہت اچھا کام ہوا، لیکن اس کے علاوہ کیا کام ہوا، اس سے پاکستان کا کیا فائدہ ہوا، اس سے کیا پاکستان کی کوئی 1% لیبر اس میں استعمال ہوئی، کیا پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے کوئی 5% ہمارے روزگار پاس میں اضافہ 9 ہوا. اکنامک زونز بنے. اس جتنے وقت بھی- کوئی اکنامک زون نہیں تھا جب سی پیک آیا تھا. اکنامک زون تو ابھی جی. آپ کے جو بنے نا اکنامک زون، لیکن اس اکنامک زون کا آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس لیے کہ جب یہاں پہ سی پیک بن رہا تھا 100% لیبر جو ہے وہ چائنا اپنے قیدیوں کو لے کے آئے، اس نے یہاں پہ بنوایا. جبکہ ہمارے اگر سی پیک بن رہا تھا تو کم سے کم ہماری لیبر استعمال ہونی چاہیے تھی. اچھا، ٹھیک ہے نا، جب ہمارے پاس اگر وہاں پہ اکوپمنٹ آ رہے تھے تو ہمارے پاس اکوپمنٹ بھی آنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم کو کوئی سی پیک کا کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، لیکن چائنا کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور جو اب جو BRI یعنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس کے اندر پاکستان کے پاس ایک کی پوزیشن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، چلے نہیں ہوا، وہ ایک آپ کی اپنی سوچ ہے اور آگے اس کے اوپر یقیناً کام ہوگا، کیا فائدے اور مزید لینے چاہیے؟ بھائی میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب وہاں پہ اس وقت گوادر کے اندر جیسے جب چائنیز آئے تو ان کے اس پورے ریڈیس کے اندر انہوں نے کہا بھائی کہ لیبر 100% ہماری ہوگی، اکوپمنٹ 100% ہماری ہوگی، انجینئرز 100% ہمارے ہوں گے. اور وہاں پہ گوادر میں تو بہت کام ہوا ہے. گوادر میں تو چائنیز نے ووکیشنل سینٹرز بھی سٹارٹ کر لیے ہیں، وہاں پہ ایئرپورٹ بن چکے ہیں جو ایشیا کے ریجن کا سب سے بڑا ہوگا. اس میں پاکستانی کہاں نظر آ رہے جی، ہیں؟ اس میں پاکستانی ہی تو ٹرین ہو رہے ہیں، کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں جب انڈسٹریز لگیں گی تو وہی پاکستانی سے اس میں کام کریں گے. جی، لاسٹ نوٹ. میں اس میں آپ کو بتاؤں، شاید یہ بات مناسب نہ ہو کہ اس سی پیک سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیے $56 بلین کا انویسٹمنٹ پاکستان میں آنا تھا سی پیک کے ذریعے، اور فیزز میں تھا.
जो और 26 उस से फेज 28 में बिलियन आ चुका है। जी 28 बिलियन अगर आ चुका है तो ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज है उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चाइना के अंदर अगर वो ट्रांसपोर्टेशन होती तो वो एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए 3 से 4 हफ्ते रिक्वायर्ड थे। यहाँ पे जो वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव है BRI की जिसकी हम बात करते हैं, उसके इनिशिएटिव से वो जो वक्फा है वो सिर्फ 5 दिन का रह गया है और चाइना को इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको चाइना रियलाइज़ कर रहा है और उसी BRI के दोनों तरफ जो है वो इंडस्ट्रियल जोन्स बने हुए हैं जहाँ पे माल की स्टोरेज भी होगी, माल की रिप्रोसेसिंग भी होगी, माल आगे भी जाएगा। तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि उसकी पेस स्लो है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान को इतना बड़ा बेनिफिट है CPEC के हवाले से कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। 28 और बिलियन once- डॉलर जो आए ना अहमद भाई, उसमें से भी 28 बिलियन डॉलर में से मेरे ख्याल से कोई 17 या 18 बिलियन डॉलर ऐसे हैं जिनके ऊपर 19% ROI के साथ उन्होंने आपको पैसा दिया है। देखिए, उन्होंने CPEC पे नहीं लगाया, तो फायदा है पाकिस्तान को, मैं नहीं कह रहा, लेकिन शायद पाकिस्तान को इतना फायदा है, लेकिन चाइना को बहुत बड़ा फायदा है। चलिए राशिद साहब, इसके ऊपर अगेन डिबेट फिर चली हाँ, जाएगी। वी आर बहुत बड़ी रनिंग आउट debate ऑफ है। टाइम, बट ऑब्वियसली यस, CPEC से बहुत बड़ा फायदा हुआ है और इसे ऐसे ही गेम चेंजर नहीं कहा गया। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। नॉय साहब हमारे साथ मौजूद थे, राशिद सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए, CPEC के हवाले से बात की। फेज़ 2 में दाखिल हो चुका है, साथ साथ पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके आउटलुक के और जो हमने देखा आज के बिजनेसेस के हवाले से, मार्केट के नंबर्स, आज हमने डिटेल डिस्कशन किए। दैट्स इज इन नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।